गर्ल्स एक तरफ खड़े हो जाइए, बॉयज एक तरफ खड़े हो जाइए। गर्ल्स इधर आ जाइए लाइन में। बॉयज कितने हैं? 4 5। बॉयज पहले अपना इधर से लाइन में खड़े हो जाएंगे तो आप 1 बाय 1 नाम बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। लाइन में खड़ो। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आर्या शर्मा, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। तो मेरी माता का नाम ममता शर्मा, मेरे पिता का नाम दीपक कुमार शर्मा है। हॉबी क्या है तुम्हारी? हॉबी क्या है? क्या करना चाहते हम क्रिकेटर बनना चाहती हूँ। गाना ना भी गाते हो? डांस? अच्छा। आर्ट में शौक है? ड्राइंग वगैरह आती है? अच्छा, नेक्स्ट। मेरा नाम अभय पाल है, मेरे पिता का नाम रंजीत पाल है, मेरे माता का नाम योगमाली पाल है। जेब में हाथ रख के नहीं बोलते। और बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है एक्टिविटीज में? मैथ पढ़ने में। मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और ये अदर एक्टिविटीज़ हैं, म्यूजिक, डांस, आर्ट, ये सब? गलत बात। सर मुझे अच्छा लगता है पर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी में सबसे पहले इंसान की रुचि होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स के बाद में आते हैं। थर्ड बच्चा, मेरा नाम कमल है। थोड़ा तेज बोलो बेटा। मेरा नाम कमल है, मेरी मम्मी का नाम संध्या है, मेरे पिता का नाम राम है। पापा क्या करते हैं? क्या कौन से गाँव से भी? अच्छा, राजीव राजमिस्त्री। और तुम्हारी क्या हॉबी है? आर्ट बनाते हो? अच्छा, उधर वाला, हाँ बैक साइड रचिता आगे आगे। सर मेरा नाम रंजीत है, मैं बेसिक विद्यालय परिसर कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं सर, मेरे पिता का नाम है सुरेश, मेरी माता का नाम है सुनीता। मेरे पापा एक माली का काम करते हैं, मेरी माता होम मेकर हैं। और मुझे जहाँ तक सर आधुनिक भारत में कल्चर के बारे में मुझे जानना सर बहुत अच्छा लगता है, और साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। और जहाँ तक सर मेरा आर्ट में भी रुचि रही है सर, मैंने उसमें दिखाई है सर। आर्ट सर इतना पहले नहीं था सर, लेकिन अब था सर, जब से मैंने चार बनाना शुरू किया। लेकिन मैंने एक बार बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, तो मेरी रुचि और मतलब उत्साहित हुआ था कि और बनाऊं। और मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पेंटिंग बनाई थी, और बहुत अच्छी पेंटिंग थी। सभी ने बहुत अच्छा मुझे बताया कि बहुत अच्छा बना लेते हो पेंटिंग करना। और भाई और भी सर, मुझे सबसे ज़्यादा सर मुझे इतिहास के बारे में, अपने भारत के बारे में सर जानना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया होता है। और तुम बेटा? नेक्स्ट। My name is Sonia, my mother name is Beka, my father name is सीधे खड़े होकर के बोला। My village name is फुलीगड़ा, मैं पीपरसन में पढ़ता हूँ। मुझे आर्ट बनाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आर्ट में किसको किसको इनाम मिला है? हाथ उठाइएगा। आर्ट वाले जो लोग कला में जिनको, हाँ। और पेंटिंग तो सबने की होगी है ना? लेकिन उसमें से थोड़े बच्चों को, हर वर्ग से 3 बच्चों को जी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया। मैंने ही चेक किया था, मैं आर्ट टीचर हूँ, है ना। साहिल सर ने लाकर मुझे दिया था, तो मैं उसको बैठकर जांचा था। बहुत बढ़िया आप लोगों ने बनाया था। जो सब्जेक्ट दिया गया था, सब्जेक्ट क्या था? प्राकृतिक संरक्षण। प्राकृतिक संरक्षण बहुत आवश्यक। हम लोग सब नेचर में ही तो रहते हैं, है ना। जो भी हमारे इर्द गिर्द का वातावरण है, उसके भी और बाहर की चीज़ें जो है, सब जितना हमें आँखों से दिखता है
ऊपर से लेके नीचे दाएं बाएं वो सब सृष्टि जो है वो नेचर है ना। मैं नेचर को ही गॉड मानता हूँ, है ना। उसमें अलग अलग देवी देवताओं के जो सैकड़ों हजारों नाम हैं, तो सबको एक साथ जोड़ दो तो मोस्ट पावरफुल इज नेचर। देयर आर 5 एलिमेंट्स। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, उसी तरह से 5 मूलभूत तत्व होते हैं, मेन एलिमेंट्स 5। छठा एलिमेंट की अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या क्या है, कौन बताएगा 5 एलिमेंट्स? रचित बोलो। का हाँ बोल सकते हो। सर ने पूछा बता। सर पहले पता था सर। अभी भूल गया। उसका एक श्लोक है, यस क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना। क्षितिज जल पावक पावक गगन समीर। अब इसका अर्थ बता देता हूँ। क्षितिज मतलब धरती, जल, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब स्पेस, समीर मतलब एयर। जो भी संसार में जितने भी सृष्टि में चीजें बनी हैं, ये ताला हो या पेपर हो या हम आप हो या ये मिट्टी का बना है, चाहे धातु का बना है, चाहे वस्त्र है, कुछ भी है, वो सब इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है। इससे अलग से नहीं बना है। इसीलिए जब शरीर जब मर जाता है तो क्या होता है, मिट्टी में या तो गाड़ देते हैं या तो अग्नि में जला देते हैं, तो शेष नहीं बचता कुछ, राख थोड़ी सी बचती है ना। देखा है। मतलब ये जो बोलते भी हैं बूढ़े बुजुर्ग, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है ना। लेकिन इसी शरीर में 5 तत्व जो हैं समाहित हैं। मिट्टी का घड़ा हो, मिट्टी का जो घड़ा है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब समझ में आया? यस उसमें 5 तत्व जो है समाहित है, इसीलिए उसको शुभ माना जाता है, देव रूप माना जाता है। शादी विवाह शुभ मुहूर्त में जब कुछ कार्यक्रम होता है, सबसे पहले क्या होता है, कलश रखना होता है। देखा है? उसको भी डेकोरेट किया जाता है, हल्दी और क्या क्या वाइट चावल से या जो भी रंग से ब्यूटीफुल बनाया जाता है। क्यों? जहाँ देवी देवता का वास है उसको वहाँ सौंदर्य होना ही चाहिए। उसके बाद हम कुछ पूजा पाठ शुरू करते हैं शुभ होने के लिए। अब वहाँ लिखते हैं शुभ लाभ, लिखा जाता है शुभ लाभ। दीवारों के द्वार के दोनों तरफ, एक तरफ शुभ एक तरफ लाभ, है ना। तो 5 एलिमेंट्स जो हैं आपके उंगलियों में भी हैं। आपके उंगलियों 5 तत्वों की द्योतक हैं। ये वाटर के लिए है। कौन सी उंगली? छोटी छोटी उंगली वाटर। कई बार आप जब 1 नंबर जाना होता है तो इसी को उठाते हैं, है ना, वाटर रिलीज करने के लिए बॉडी से। ये वाटर के लिए है। और ये जो है धरती के लिए है, ये मेन। इसके बिना काम, ये 4 उंगलियां बेकार है अगर ये नहीं रहेगा तो। उसी तरह के जैसे धरती का महत्व है, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं, उसी तरह अंगूठा नहीं तो आप ये 4 उंगलियां रहेंगी। एकलव्य से द्रोणाचार्य ने कौन सी उंगली मांगी थी? सर अंगूठा मांग लिया था। बोला था कि तुमने हमारी मूर्त बना करके शिक्षा प्राप्त की है, यानी हम ही थे, तो अब तुम अपना अंगूठा दक्षिणा स्वरूप दो, है ना। उन्होंने बोल दिया कि भैया आप तो हमको जो मांगिए हम आपको देंगे। तो बोले ठीक है बेटा अंगूठा ही दे दो।
हाँ, मैंने काट के दे दिया एकलव्य ने, है ना। यस सर। तो ऐसे भी गुरु होते हैं। वहां राजनीति थी, है ना। जी जी। वो तुम लोग अभी नहीं समझे तो अच्छा है। समझ में आया। यस सर। उनका सबसे प्यारा शिष्य कौन था? द्रोणाचार्य का अर्जुन, अर्जुन सर। धनुर्धारी अर्जुन। अर्जुन महाभारत में एक बड़ा कैरेक्टर है ना। यस सर। श्री कृष्ण उन्हीं के रथ पे बैठकर हाँकते थे रथ, है ना। यस सर। और महाभारत में जब अर्जुन ने अपने जो उनके सामने लड़ रहे थे कौरव, जब उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों को मैं कैसे मारूं, मेरे सब रिश्तेदार हैं, तो श्री कृष्ण ने उसी समय गीता का उपदेश दिया था। संसार का पहला गुरु श्री कृष्ण, सबसे पहला शिष्य अर्जुन। उसके पहले गुरु शिष्य का कुछ समझ में नहीं आता है। और वो जो गुरु ने ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने, तो विश्वव्यापी पूरे वर्ल्ड में गीता के रूप में, गीता के उपदेश के रूप में उसको जाना जाता है ना। और कहा जाता है गीता को फॉलो करोगे तो पूरा जीवन सुधर जाएगा और मोक्ष मिलेगा, है ना। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अगर गीता का अध्ययन है और उस पे आप अमल करते हैं तो, है ना। धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया, जो अर्जुन के बड़े भाई थे। महाभारत देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा तो देखना। रामायण नहीं देखा हो तो रामायण देखना। ये दो महाकाव्य हैं भारत के, जिसके आधार पे हिंदुस्तानी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति की संरचना इन्हीं दोनों महाकाव्यों के इधर उधर घूमती है ना। सारे रीति रिवाज, हमारे जितने त्योहार हैं, सब इन्हीं से बुने गए हैं, है ना। कोई भी त्योहार हो उसमें राम, श्री कृष्ण की कहीं ना कहीं बात आती है। तो ये कहाँ से आती है? रामायण और महाभारत से आती है। ये दो महाकाव्य हैं, इतिहास नहीं है। इसको हमारे और आपके जैसे लोगों ने बैठ के लिखा है, ठीक है, लिखा है ताकि जीवन यापन जो है भारत में, भारत के लोग, नियमावली है एक तरह से मान लो, तो नियमावली में एक स्टोरी डाल दी गई है। और उसके आधार उसको मान्यता इतनी ज़्यादा मिली कि हकीकत मानी जाती है, हकीकत मानने लग जाओ जैसे। तो हम अभी आपको और भी कुछ बताएंगे। ये क्या दिख रहा है आपको? बोलो। मूर्ति है, क्या कर रही है? मूर्ति तबला वादिका की है ना। ये जो है मिट्टी का बना हुआ है और 900 डिग्री सेल्सियस तापमान में बेक किया हुआ है ना। इसको कहते हैं टेराकोटा। क्या कहते हैं? टेराकोटा। TERRACOTA। टेराकोटा का मतलब है मिट्टी की कोई भी वस्तु जो आग में पकी हुई हो। समझ में आया? क्या हुआ? मिट्टी की कोई वस्तु हो जो आग में पकी हुई। हाँ, वो टेराकोटा कहलाती है। अब टेराकोटा का इतिहास भारत में जान लो। आज है 2024 चल रहा है, आज के टाइम है ना। और हमारे देश की पहली जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तुमको इतिहास में इंटरेस्ट है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वही पहली भारतीय, इस भारत देश की पहली जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इंडस एक नदी है, हाँ, जिसको सिंधु भी कहते हैं, है ना। इंडस और सिंधु एक ही है
हाँ, वहीं से हिंदू और हिंद भी आया है ना। इन्हीं शब्दों से हिंदू और सिंधु से हिंदू और इंड से हिंद आया है। हिंद जो है और हिंदू और हिंदी जो है ये दूसरों का दिया हुआ शब्द है भारत। सुन रहे बच्चे, ध्यान से सुनना। हिंदू शब्द भी इंडियन शब्द नहीं है, वो भारत के बाहर के रहने वाले लोगों के द्वारा दिया गया शब्द है। आपको जितने जो महाकाव्य वगैरह रामायण महाभारत में भी आपको हिंदू शब्द का कोई जिक्र नहीं मिलता, एक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बाहर के जो आक्रमणकारी रहे वो भारतीयों को संबोधित करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते रहे वो हिंदू वहाँ से उन लोगों के द्वारा दिया गया नाम है। और हम लोग अब यहाँ रोज बहुत गर्व से बात करते हैं, ये हिंदू शब्द ही नहीं हमारा दिया हुआ, वो भी बाहरी ने दिया है ना। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता विद्यमान थी। राजस्थान वगैरह का जो एरिया जो भी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान तो बाद में बना है 1947 में, है ना। जब देश अपना आज़ाद हुआ तब वो पाकिस्तान का रूप निकला है। तो उस क्षेत्र में सिंधु घाटी, सिंधु नदी जो है हिमालय से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है। आपके सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, उधर से निकल के पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है। तो उस क्षेत्र में पहले नदियों के किनारे ही गांव वगैरह या लोग जनजीवन, जल ही जीवन है ना। तो जहाँ नदी निकलेगी, तालाब निकलेंगे, वहाँ आज भी आपको गांव, शहर, बड़े नगर, उपनगर सब मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि उनके गाय, भैंस, बैल खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए, उनके जानवरों को पीने के लिए चाहिए, जानवरों को धोना है तो जल लगेगा। पहले तो कुएं नहीं थे, है ना। छोटा मोटा तालाब रहता था तो 2 महीना पानी मिलता था, फिर नहीं मिलता। लेकिन नदी है, बह रही है, तो नदियों में पानी 12 महीना रहने की गारंटी होती थी पहले, है ना। पहले खूब बारिश होती थी, हैंडपंप नहीं था, कुआं नहीं था, नदी का स्रोत जहाँ था वहाँ लोग बस गए। धीरे धीरे गांव, फिर बाद के समय में फिर शहर बने। आज भी जो सबसे बड़े बड़े नगर और महानगर हैं कहाँ हैं? नदियों के किनारे ही तो हैं। आपकी जो अयोध्या है, कानपुर है, दिल्ली है, ऐसे वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये सब आज के शहर नहीं है, बहुत प्राचीन। काशी तो, वाराणसी तो विश्व की सबसे प्राचीनतम नगर है। 2-4 और भी होंगे वर्ल्ड में, लेकिन ये भी उसी श्रेणी का है कि सबसे प्राचीन नगर जो रहे उस समय की ये काशी यानी वाराणसी, उसी को क्या करते हैं? बनारस भी करते हैं। 3 नाम है, शायद वही एक शहर है जिसको 3 नाम से जाना जाता है। बाकी और शहर होंगे 1-2 नाम उसके, लेकिन ये बहुत प्राचीन है और बहुत विख्यात भी है। बोला जाता है कि गंगा नदी सिर्फ वाराणसी में ही जाकर के उत्तर की ओर मुड़ी है, और वहाँ पे मुड़ी है जहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर स्थापित है, शिव जी जहाँ पे विराजमान होते हैं। तो गंगा जी उनके चरण छूने के लिए उत्तर की ओर मुड़ी हैं, और चरण छू कर फिर साउथ मुड़ जाती है। वहाँ पे यूँ ऐसे भेड़ बहुत ज़्यादा, तो उसके पीछे एक ये धार्मिक मान्यता। हाँ,
वास्तविकता जो भी हो, वो एक भौगोलिक संरचना वहाँ ऐसी है, बस है ना, कि वहाँ जी। उधर मुड़े, क्योंकि नदियाँ तो कई जगह मुड़ते 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 जाती हैं। जी जी तो कोई नदी किसी का पैर छूने नहीं जाएगी, लेकिन धर्म के आधार पे लोग जो माइथोलॉजी है जी जी लोग कहते बन हैं। गया, जी जी क्योंकि मनुष्य हर इस नेचर में हर चीज को अपनी भावना के अनुसार देखता और समझता है। भावना समझते हो क्या होती है बच्चियों? भावना क्या है? अपने मन के भावों को प्रकट करना। हाँ, मन के भाव, फीलिंग्स, है ना। फीलिंग्स, हम जो फील करते हैं, हम जो महसूस करते हैं, वो हमारे भाव है ना। हम उसको उसी रूप में अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो बाद में नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई, उसके पीछे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। बहुत से कहते हैं कि बाढ़ आ गई, बहुत से कहते हैं कि आग लगा दी गई दुश्मनों द्वारा, है ना। बहुत से लोगों ने कहा कि दुश्मनों ने पूरा रौंद डाला आक्रमणकारियों ने। लेकिन वो जो नगर बसा था सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो थी, वो बहुत उत्तम क्वालिटी का था उस समय, यानी आज से 5-5.5 हजार वर्ष पहले। आपको कहा गया कि 500 वर्ष पहले का सोचिए कुछ, तो नहीं सोच पाएंगे। 500 वर्ष खाली 100 साल में 3 पीढ़ियां बीतती हैं आपके फैमिली की। 100 वर्षों में 3 पीढ़ियां देखते हैं आप एक फैमिली में। कौन? दादाजी, पापा जी और आप। इसका अगर पूरा वो किया जाए, समय निकाला जाए, तो लगभग 100 वर्ष 100 वर्ष हो जाता है। 100 वर्ष में ही 3 पीढ़ी निकल गई। आप सोचो 500 वर्ष में कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी? 1000 वर्ष में और 5000 वर्ष में। ठीक है। तो मनुष्य ने, आदि मानव ने, मनुष्य पहले आदि मानव के रूप में थे, ये भी मालूम होगा आपको, है ना। हम अचानक इस स्थिति में नहीं आ गए हैं, है ना। पहले का अगर डार्विन का जो वो जो है सिद्धांत है कि पहले मनुष्य बानर रूप में पेड़ों पे रहते थे, है ना। फिर धीरे धीरे उनका और शारीरिक विकास होता गया, तो पूंछ धीरे धीरे हटती गई, फिर वो पेड़ों से नीचे उतरना शुरू हुआ, है ना। जब फल फूल ऊपर खत्म होने लगे तो नीचे भी झांकना शुरू किया कि नीचे क्या मिलेगा खाने पीने को। तो फिर चलने लगा, है ना। तो उसका धीरे 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 स्वाभाविक विकास होता गया है। तब आदि मानव आज मनुष्य के रूप में है। हम लोग होमो सेपियंस, है ना, वहीं से है। धीरे धीरे रूप रंग आकार समय के साथ बदलता जाता है। और जिन